All the information has been collected from multiple sources. 18 September 2012। ये वो दिन था जब बिहार की 12 साला नवरूना चक्रवर्ती अपने एग्ज़ाम्स का लास्ट पेपर देकर घर को वापस लौटती है। जिस वक्त वो घर को वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी मोहल्ले की चंद औरतें तेज मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अपने हाथों पर मेहंदी वगैरह लगा रही हैं। ये सब देखकर उसके दिल में भी ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवाए। ये ख्याल दिल में आते ही वो मोहल्ले की एक औरत से हाथों पर खूबसूरत सी मेहंदी लगवा लेती है और मेहंदी लगवाने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट जाती है। नवरूना के नज़दीक ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती थी। उसको नेचर के करीब रहना बहुत पसंद था। इस तरह की छोटी छोटी खुशियों को वो दिल से सेलिब्रेट किया करती थी। उस दिन भी वो खुशी खुशी अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने के बाद घर को वापस लौटती है और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती है, खाना वगैरह खाती है। और यूजुअली तो वो वैसे अपने पेरेंट्स के साथ ही सोया करती थी, लेकिन उस दिन हाथों पर मेहंदी लगा होने की वजह से कि कहीं मेहंदी ख़राब ना हो जाए, उसके पेरेंट्स के कपड़ों पर ना लग जाए, ये सोचकर वो अलग रूम में सो जाती है। रात को करीबन 4 बजे अतुल्या जी की आंख खुलती है। आंख खुलते साथ ही उन्हें किसी अनहोनी के होने का एहसास होता है। ये ख्याल आते ही वो फौरन नवरूना के कमरे की जानिब भागते हैं और जैसे ही वो नवरूना के कमरे की जानिब जाते हैं तो उनका शक बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। नवरूना अपने कमरे से गायब होती है और कमरे की हालत देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे नवरूना को ज़बरदस्ती किसी ने किडनैप कर लिया है। उस रात नवरूना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो रातों रात गायब हो गई। चलिए जानते हैं नवरूना की कहानी अपनी ज़ुबानी कि किस तरह नवरूना अपने ही घर से लापता हो जाती है और इवन कि सीबीआई तक उसके केस को आज तक सॉल्व ना कर सकी और उसका केस आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। चले बिना किसी देरी के चलते हैं नवरूना चक्रवर्ती के केस की जानिब। मुजफ्फरपुर बिहार जवाहरलाल रोड के पोश एरिया में नवरूना चक्रवर्ती के पिता अतुल्या चक्रवर्ती की अपनी एक पुश्तैनी हवेली थी। अतुल्या जी की छोटी सी खूबसूरत सी फैमिली थी, जहां उनकी पत्नी मैतेरी चक्रवर्ती, उनकी बड़ी बेटी नवरूपा चक्रवर्ती और उनकी 12 साल छोटी बेटी नवरूना चक्रवर्ती शामिल थे। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो अतुल्या जी की पुश्तैनी हवेली प्राइसलेस थी, यानी कि बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत और पोश एरिया में मौजूद थी। और उस हवेली के प्राइसलेस होने की वजह से बहुत से लैंड माफिया की गंदी नज़र अतुल्या जी की उस पुश्तैनी हवेली पर थी। वो कई बार अतुल्या जी से राब्ता कर चुके थे कि वो अपनी हवेली उनके ऊपर सेल कर दें, पर अतुल्या जी अपनी हवेली सेल ना करने पर बज़िद थे। हद तो तब हो चुकी थी जब उन लैंड माफिया के लोगों ने अतुल्या जी को डराना धमकाना तक शुरू कर दिया था, लेकिन वो इन सब की परवाह ना करते हुए अपनी फैमिली के साथ उस हवेली में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहां उनके साथ उनकी पत्नी मैतेरी चक्रवर्ती और नवरूना चक्रवर्ती उनके साथ ही रहते थे, जबकि बड़ी बेटी नवरूपा दिल्ली में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वहीं मुकीम थी और बीच बीच में जैसे जैसे उसको मौका मिलता वो अपने पेरेंट्स के पास चक्कर लगा जाया करती थी, लेकिन अक्सर वो पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली में ही रहती थी। जबकि उनकी छोटी बेटी नवरूना 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी और अपनी पढ़ाई में भी बेहद ब्रिलियंट थी और अपने माता पिता की भी बेहद लाडली और प्यारी बेटी थी। उसे नेचर के करीब रहना और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद था।
जिस दिन वो एग्ज़ाम्स का लास्ट पेपर देकर घर को वापस लौटी थी तो उस दिन भी मोहल्ले में तीज की तैयारियां शुरू थीं। मोहल्ले की औरतें तीज की तैयारियों में मसरूफ़ थीं और खुशियां मना रही थीं। तो ये सारा माहौल देखकर उसे भी बहुत मज़ा आया। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी इन खुशियों में शामिल हो, और जब उसने मोहल्ले की औरतों को मेहंदी लगाते देखा तो उस बच्ची के दिल में भी ख्वाहिश जागी कि क्यों ना वो भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाए। अपनी ख्वाहिश के अनुसार उसने मोहल्ले की एक औरत से अपने हाथों पर खूबसूरत सी मेहंदी लगवा ली और तीज की खुशियों को सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करने लगी। मोहल्ले में कुछ वक्त उन औरतों का हाथ बटाने के बाद और अपने हाथों पर मेहंदी लगवाकर वो कुछ दिन वहीं रुकी और फिर इसके बाद खुशी खुशी अपने घर को वापस लौटी। जिस वक्त वो अपने घर को वापस लौट रही थी, यकीन जानिए वो बहुत खुश थी। उस 12 साल की मासूम बच्ची को ये अंदाज़ा तक ना था कि कुछ ही टाइम के बाद उस बच्ची के साथ कितनी बड़ी अनहोनी होने वाली है। यकीन जानिए दोस्तों, जब मैंने नवरूना की ये कहानी खुद स्टडी की तो मेरा अपना दिल खून के आंसू रोने लगा कि किस तरह एक 12 साल की बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ। बहरहाल वो खुशी खुशी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने घर की जानिब बढ़ने लगती है और घर पहुंचने के बाद वो खुशी से अपने माता पिता को अपने हाथों पर लगी मेहंदी दिखाती है और उनके साथ एक क्वालिटी और ख़ूबसूरत टाइम स्पेंड करती है। कुछ देर बाद अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो सोने के लिए अलग रूम में चली जाती है। आमतौर पर तो वो अपने माता पिता के साथ ही सो जाया करती थी, लेकिन चूंकि उस दिन उसने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी तो इस डर से कि कहीं उसकी मेहंदी उसके माता पिता के कपड़ों पर ना लग जाए, उसकी मेहंदी ख़राब ना हो जाए या फिर उसके माता पिता के कपड़े ख़राब ना हो जाए, बस यही सब सोचकर वो बच्ची अलग रूम में सोने के लिए चली जाती है, जो अतुल्या जी और मायतेरी जी के कमरे के बिल्कुल सामने होता है। रात को करीबन 4 बजे अतुल्या जी की आंख खुलती है तो उन्हें किसी अनहोनी के होने का शदीद एहसास होता है। ये सब सोचकर वो फ़ौरन नवरूना के कमरे की जानिब भागते हैं और उनका शक अफसोस बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। नवरूना अपने कमरे में मौजूद नहीं होती और कमरे की हालत देखकर ऐसा महसूस होता है कि उस 12 साल की मासूम बच्ची को किसी ने ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया है, यहाँ तक कि उसका बिस्तर तक गीला होता है। परेशानी के आलम में अतुल्या जी फ़ौरन अपनी पत्नी मायतेरी चक्रवर्ती को नींद से बेदार करते हैं और पूरी हवेली में नवरूना को ढूंढने लगते हैं। नवरूना को ढूंढते ढूंढते अतुल्या जी की नज़र नवरूना के कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि नवरूना की खिड़की की 3 ग्रिल्स उखड़ी हुई थी, यानी कि नवरूना को उस खिड़की के द्वारा ही किडनैप किया गया था। यानी कि किडनैपर जो कोई भी था उसने नवरूना की खिड़की का सहारा लेकर ही नवरूना को किडनैप किया था। खिड़की की 3 ग्रिल्स उखड़ी हुई थी और ऐसा महसूस होता था कि नवरूना को उसी खिड़की के ज़रिए बाहर निकाला गया होगा और अपने साथ वो किडनैपर ले गए होंगे। नवरूना को बाकी जगह तलाश करने के बाद नवरूना के पिता देर ना करते हुए पुलिस से मदद मांगने का सोचते हैं, लेकिन अफसोस शुरुआत में तो पुलिस वाले नवरूना के पिता की रिपोर्ट दर्ज करने से ही इनकार कर देते हैं। पुलिस वालों का कहना ये था कि इस एज के बॉयज़ एंड गर्ल्स अपनी मर्ज़ी से ही घर छोड़कर चले जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही लौट आते हैं। नवरूना के इस केस में पुलिस का किरदार काबिल गौर है। वो नवरूना के मामले में अतुल्या जी के साथ किसी किस्म का कोऑपरेट करने को तैयार ना थे, यहाँ तक कि बहुत मजबूर होकर अतुल्या जी को पुलिस वालों को थ्रेट करना पड़ा कि अगर उन्होंने उनकी बेटी का केस दर्ज ना किया तो वो मीडिया में चले जाएंगे। फिर कहीं जाकर पुलिस वालों ने अतुल्या जी के कहने पर नवरूना का केस दर्ज किया
और नवरूना को ढूंढने में लग गए। लेकिन पुलिस वालों की लाख कोशिशों के बावजूद नवरूना का कुछ पता ना चल सका। अतुल्य जी ने कई बार पुलिस वालों को कहा कि वो लैंड माफिया के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि उनको पक्का यकीन था कि हो ना हो नवरूना के गायब होने में उन्हीं लैंड माफिया के लोगों का ही हाथ है। लेकिन हद तो तब हो गई कि पुलिस वालों ने उनके कहने पर कुछ अमल ना किया। हद तो तब हो गई जब पुलिस वालों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि अतुल्य जी और मायतेरी जी ने मिलकर अपनी 12 साल नवरूना की ऑनर किलिंग की है। वो किसी भी तरह से अतुल्य जी के साथ कोऑपरेट करने को तैयार ना थे। उल्टा इल्जाम पर इल्जाम अतुल्य जी पर ही लगाया जा रहा था। नवरूना का केस डे बाय डे काफी फेमस होता जा रहा था। देश की पुलिस की जानिब से भी नवरूना के केस को काफी कवरेज मिली और लोगों की तरफ से भी इस केस को सॉल्व करने की जल्द से जल्द मांग होने लगी। पुलिस अपना काम कर तो रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी खास कामयाबी मौसूल नहीं हो रही थी। वो नवरूना के किडनैपर्स को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो चुके थे। अतुल्य जी की होप्स डे बाय डे बुझती जा रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आ चुका था कि अतुल्य जी का भरोसा पुलिस पर से बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल नाकाम नजर आ रही थी। अतुल्य जी के साथ वो किसी किस्म का कोई भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। उल्टा अतुल्य जी पर ही इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। अतुल्य जी इन सारी बातों से बेहद परेशान हो चुके थे। वो बस जल्द से जल्द अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे। आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि उस पिता की क्या हालत होगी कि उसकी 12 साल की बच्ची एक तो मिल नहीं रही, ऊपर से पुलिस वालों का ये बिहेवियर उसके साथ हो रहा है। आखिरकार इन तमाम हालात से दिल बर्दाश्त होकर अतुल्य जी ने अपनी बेटी का केस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि उनका भरोसा पुलिस पर से पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था और वो पुलिस की इल्ज़ाम तराशियों से सख्त परेशान हो चुके थे। वो बस अब यही बात बार बार कह रहे थे कि उनकी बेटी का केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और आखिरकार खुशकिस्मती से अतुल्य जी की बहुत सारी कोशिशों के बाद ये केस बिला आखिर सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। केस ट्रांसफर होते ही सीबीआई ने इस केस को नए सिरे से जांचना शुरू कर दिया। तमाम एविडेंस को वो नए सिरे से खंगालने लगे और मुख्तलिफ लोगों की गवाही भी लेने लगे। बहुत से लोगों से पूछताछ भी की गई और बहुत से लोगों को शक की बिना पर अरेस्ट भी किया गया और अतुल्य जी के कहने पर लैंड माफिया के भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन स्टिल सीबीआई भी नवरूना को ढूंढने में नाकाम नजर आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उस 12 साल की मासूम नवरूना को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। सीबीआई छापे पर छापे मार रही थी, लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लोगों को अरेस्ट भी कर रही थी। यहाँ तक कि लैंड माफिया के लोगों को भी अरेस्ट किया गया। अतुल्य जी की पूरी हवेली को अच्छे से जांचा गया, यहाँ तक कि नवरूना के कमरे की भी जांच की गई। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई के हाथ कोई भी कामयाबी ना लग सकी। पूरी देश की नज़र नवरूना के केस पर थी। हर कोई नवरूना को ढूंढने की मांग कर रहा था। सीबीआई भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। इधर अतुल्य जी और मायतेरी जी भी बहुत परेशान थे। वो बस जल्द से जल्द अपनी लाडली बेटी को ढूंढना चाहते थे। जरा सा सोचिए दोस्तों, उन पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी कि उनकी 12 साल की बेटी लापता है और उसका कुछ पता चल ही नहीं रहा। खुदा ऐसा बुरा वक्त किसी के भी बच्चों पर ना लाए। हर एक के बच्चे हमेशा सलामत रहें, बस हमारी तो यही दुआ है। आखिरकार सीबीआई की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद अतुल्य जी की हवेली के बैक साइड पर एक नाला था। उस
नाले के करीब उन्हें एक ढांचा मिलता है। सीबीआई ने उस इंसानी ढांचे को फौरन से फॉरेंसिक में भेज दिया और अतुल्य जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो डीएनए टेस्ट करवाएं ताकि पता चल सके कि ये इंसानी ढांचा कहीं नवरूना का तो नहीं है। लेकिन अतुल्य जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वो इंसानी ढांचा उनकी 12 साला नवरूना का हो सकता है, इसलिए वो बार बार डीएनए टेस्ट करवाने से इनकार किए जा रहे थे। लेकिन फिर उन्हें सीबीआई ने अपनी तरफ से अच्छे से समझाया, तो इसके बाद अतुल्य जी डीएनए करवाने को राजी हो गए और सीबीआई के सोच के ऐन मुताबिक वो इंसानी ढांचा उस 12 साला नवरूना का था। ये रिपोर्ट आते ही अतुल्य जी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी मासूम बेटी उन्हें इस हालत में मिलेगी। वो किसी न किसी तरह खुद को इस गम में संभालते हैं और सीबीआई से ये डिमांड करने लगते हैं कि अब उनकी 12 साला नवरूना के कातिलों को पकड़ा जाए। यहाँ तक कि पूरे देश में इस बात की डिमांड होने लगती है। हर कोई शॉक्ड हो जाता है कि किसी का भी 12 साल की मासूम नवरूना के साथ आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है। सीबीआई जहां पहले नवरूना को ढूंढने के लिए इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब वो नवरूना के कातिलों को पकड़ने के लिए नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बहुत से लैंड माफिया के लोगों को भी अतुल्य जी के कहने पर अरेस्ट किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और कड़ी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन उनसे भी सीबीआई को कोई कामयाबी नजर नहीं आती। नवरूना के कातिल अभी तक खुलेआम घूम रहे थे। मुझे यहाँ थोड़ा अफसोस इंडियन पुलिस पर भी होता है। अगर वो टाइम पर एविडेंस कलेक्ट कर लेती तो हो सकता है आज नवरूना के कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। सीबीआई अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रही थी, लेकिन अफसोस एविडेंस के जाया हो जाने की वजह से और पुलिस की लापरवाही की वजह से सीबीआई भी नाकाम हो चुकी थी। इस नाकामी को देखकर अतुल्य जी का इंडियन लॉ पर से भरोसा पूरे तरीके से उठ चुका था। मैं यहाँ इस मौके पर सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि वो भी भला कैसे कातिल थे कि जिन्होंने एक 12 साल की मासूम बच्ची तक को ना बख्शा। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने एक 12 साल की मासूम नवरूना को जान से मार दिया। उस बच्ची का क्या कसूर था? उसको नेचर पसंद था, वो पढ़ना चाहती थी, वो छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करती थी, लेकिन अफसोस ऐसे दरिंदों की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल सीबीआई ने काफ़ी कोशिशों के बाद इस केस को फाइनली क्लोज कर दिया। मैं यहाँ ज़रूर इस बात को भी मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ थोड़ी सी बिल्कुल गलती अतुल्य जी की भी नज़र आती है। जब उन्होंने खतरे को महसूस कर लिया था, जब वो देख रहे थे कि लैंड माफिया के लोग उन्हें डरा धमका रहे हैं, उनके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत पहले इस सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। अगर वो टाइम पर एक्शन ले लेते तो हो सकता है आज नवरूना जिंदा होती। लेकिन हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब तक खतरा सर पर आन मौजूद नहीं होता, उससे पहले हम कोई भी कार्रवाई, कोई भी कदम उठाने को तैयार ही नहीं होते। मुझे अफसोस इंडियन कानून पर भी होता है, खास करके इंडियन पुलिस पर। सीबीआई ने तो फिर भी कुछ न कुछ एक खातिर ख्वाह इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने ही ना आया। वो चाहते तो टाइम पर एविडेंस को कलेक्ट करते, टाइम पर सारी इन्वेस्टिगेशन करते, लोगों से पूछताछ करते, तो यकीनन इस केस को एक नया रुख दिया जा सकता था। लेकिन अफसोस इंडियन पुलिस ने सिर्फ सुस्ती और काहिली दिखाई और उल्टा अपना काम करने की बजाय नवरूना के बेचारे पेरेंट्स पर ही इल्ज़ाम तराशियां करते रहे। अफसोस की बात है।
मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि क्या हम लोग महफूज भी हैं या नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि नवरूना के कातिल आज तक पकड़े नहीं जा सके। आज तक नवरूना का केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। 12 साल की बच्ची ने एक जान गंवा दी। पुलिस की लापरवाही, सीबीआई की नाकामी, हम किस किस को इस बात पर दोष दें, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इन सब का मुख्तसर सा हवाला ये है कि एक 12 साल की बच्ची ने जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, उसने अफसोस अपनी जान गंवा दी। मुझे यहाँ अफसोस उसके पेरेंट्स के लिए भी होता है कि उन्होंने अपनी मासूम बच्ची को खो दिया और किसी ने उनकी मदद तक ना की। मैं इस बात की दिल से दुआ करती हूँ कि दुनिया में मौजूद किसी भी बच्ची का, किसी भी इंसान का हाल नवरूना जैसा ना हो। अपनी बच्ची के केस की नाकामी देखने के बाद अतुल्या जी की तबीयत डे बाय डे खराब होती जा रही है। अतुल्या जी और मायतेरी जी का भरोसा इंडियन लॉ पर से पूरे तरीके से उठ चुका है। वो ये सोच में पड़ चुके हैं, क्या इस देश में हमारे बच्चे महफूज हैं, क्या इस देश में हमारी जानें महफूज हैं। सोच की बात है। बहरहाल नवरूना का केस आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज भी उसके कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और नवरूना को इंसाफ आज तक नहीं मिल सका। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो और अगर आप चाहें कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।